मेरा नाम राघव राय जादा है। शहर की भागदौड़ और कंक्रीट के जंगलों से दूर मैं अपने पुरखों के गांव चंदनपुर वापस लौटा था। मैं एक पुरातत्व लेखक हूं, जिसका काम धूल फांकते दस्तावेजों और ढहती हुई दीवारों से इतिहास निचोड़ना है। मुझे लगा था कि चंदनपुर की शांत वादियां और हमारी पुश्तैनी रायजादा हवेली मेरी नई किताब के लिए सबसे सटीक जगह होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस इतिहास को मैं कागजों पर जिंदा करने आया हूं, वह खुद मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए जाग चुका है। चंदनपुर के आखिरी छोर पर स्थित हमारी वह 2 मंजिला हवेली, जिसे गांव वाले अंधेरी कोठी कहते थे, 1920 के दशक की बनी हुई थी। हवेली के चारों ओर आम और पीपल के पुराने घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं रात के वक्त किसी विशाल कंकाल के हाथों की तरह हवा में लहराती थीं। मेरे दादा ठाकुर गजेंद्र रायजादा अपने समय के रसूखदार जमींदार थे। सुना था कि वह जितने अनुशासन प्रिय थे, उतने ही रहस्यमय भी। हवेली में उनके पुराने नौकरों ने कभी कभी दबी जुबान में कुछ ऐसी कहानियां सुनाई थी, जो सुनने में तो वहम लगती थी, पर रूह कंपा देने के लिए काफी थी। हवेली में कदम रखते ही एक सोंधी सी गंध नथुनों से टकराती थी। मिट्टी, पुरानी लकड़ी और सदियों पुरानी खामोशी की गंध। यहाँ का वातावरण हमेशा से शांत था। हवेली के पिछले मालिक, जो मेरे दूर के चाचा लगते थे, एक एकांत प्रिय व्यक्ति थे। कभी कभी रात के सन्नाटे में ऐसा लगता जैसे कोई पुराने गलियारे में अदृश्य हुक्का पी रहा हो, या लाइब्रेरी की अलमारी से कोई भारी किताब जमीन पर गिरी हो। मुझे डर नहीं लगता था। मुझे लगता था कि पुरखों की यादें इसी तरह घर को जीवंत रखती है। लेकिन 15 अगस्त की उस शाम ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन शाम गहरी होती जा रही थी। सूरज की आखिरी लाल किरणें पीपल के पत्तों के पीछे छिपकर दम तोड़ रही थी। मैं अपने दादा के पुराने बही खातों और जमीन के नक्शों का अध्ययन कर रहा था। अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मुझे एक एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। वह एहसास इतना प्रबल था कि मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए। मैंने धीरे से सिर उठाकर खिड़की की ओर देखा। कांच के उस पार रात के बढ़ते अंधेरे में एक जोड़ी सफेद चमकदार आंखें जमी हुई थी। वे आंखें सामान्य नहीं थी। वे काफी बड़ी थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस एक दूधिया ठंडी चमक थी। वे मुझे किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह देख रही थी। जैसे मैं कोई अजीब प्राणी हूं जिसे वे परख रही हो। मैंने पास जाकर देखने की कोशिश की, पर पलक झपकते ही वे गायब हो गईं। बाहर सिर्फ खामोश पेड़ खड़े थे। अगली सुबह मैंने जिज्ञासावश खिड़की के बाहर की जमीन मापी। वे आंखें ठीक 5 फीट की ऊंचाई पर थीं। ताज्जुब की बात यह थी कि खिड़की के ठीक नीचे की गीली मिट्टी पर न तो किसी इंसान के पैरों के निशान थे, और न ही घास दबी हुई थी। वह कोई ऐसी चीज थी जो हवा में तैर रही थी। 16 अगस्त की दोपहर मेरा कुत्ता शेरू, जो आमतौर पर बहुत निडर था, अचानक रसोई की खिड़की के सामने पत्थर की मूर्त बन गया। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस वह एकटक बाहर देख रहा था, और उसकी पूंछ टांगों के बीच दबी थी। मैंने बाहर झांका। वही आंखें फिर मौजूद थीं। करीब 1 मिनट तक हम तीनों एक अजीब से त्रिकोण में बंधे रहे। शेरू की आंखों में डर से ज्यादा एक गहरी बेचैनी थी। फिर उन आंखों ने अपनी पलकें झपकाई, बिल्कुल इंसानी अंदाज में, और गायब हो गई। उस पल मेरे सीने पर एक भारी बोझ सा महसूस हुआ। एक ऐसा दुख जो मेरा अपना नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी ने सदियों का अकेलापन और बेबसी मेरे भीतर उंडेल दी हो। 18 अगस्त तक स्थिति और भयानक हो गई। अब वे आंखें सिर्फ खिड़कियों तक सीमित नहीं थीं। उस रात मैं अपने बेडरूम में लेटा था, पर नींद कोसों दूर थी। कमरे के कोने में, जहां परछाइयां सबसे गहरी होती हैं, मुझे फिर से वही ऊर्जा महसूस हुई। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और बिना फ्लैश के अंधेरे में कुछ तस्वीरें ली। जब मैंने उन तस्वीरों को जूम किया, तो मेरा खून जम गया। मेरी बेडरूम की चौखट के पास एक और जोड़ी आंखें थी, लेकिन ये जमीन से सिर्फ 3 फीट की ऊंचाई पर थी। क्या ये कोई बच्चा है? मैंने खुद से बुदबुदाया। उन आंखों में भी वही अथाह वेदना थी, जैसे कोई छोटा बच्चा मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया हो, और अब वह सिर्फ मदद के लिए पुकार रहा हो, बिना कोई शब्द कहे। मैंने ये तस्वीरें अपने एक मित्र को भेजी, जो पैरानॉर्मल रिसर्च में रुचि रखता है।
उसका जवाब तुरंत आया, राघव, ये आंखें इंसानी नहीं है। इनके बीच की दूरी किसी भी ज्ञात जीव से मेल नहीं खाती। और गौर से देखो, उनकी कोटरों के किनारे पर कोई मांस नहीं दिख रहा। यह कोई भौतिक शरीर नहीं है। पर सावधान रहना, ये अकेले नहीं है। 19 अगस्त की रात वह रात थी जब मुझे समझ आया कि मैं किसी रहस्यमयी घेराबंदी का हिस्सा बन चुका हूँ। शाम के 8 बजे थे। मैंने ड्राइंग रूम की दाईं ओर देखा। खिड़की पर एक जोड़ी आंखें। बाईं ओर देखा, पुराने गोदाम के आधे खुले दरवाजे के पीछे से दूसरी जोड़ी। और जब मैंने हवेली के मुख्य लकड़ी के दरवाजे के झरोखे से बाहर झांका, तो बागीचे की झाड़ियों के बीच से तीसरी जोड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। वे सब अलग अलग ऊंचाई पर थी। एक 5 फीट, एक 4 फीट और एक लगभग 6 फीट। वे एक डरावने परिवार की तरह लग रहे थे, जो बस चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैंने हवेली में गंगाजल छिड़का, दिए जलाए, पूर्वजों की प्रार्थना की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वे वही रहे, स्थिर और मौन। 20 अगस्त की रात 10 बजे मैं अपनी रसोई में बैठा चाय का प्याला पकड़े हुए था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर अपना लैपटॉप खोला ताकि इन अनुभवों को किसी ऑनलाइन फोरम पर साझा कर सकूं। जैसे ही मेरे हाथ कीबोर्ड पर चले, रसोई के ठंडे फर्श पर मुझे शेरू के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने नजरें घुमाई और मेरी चीख गले में ही दब गई। मेरी आंखों के सामने अब 5 जोड़ी आंखें थीं। 4 जोड़ी आंखें रसोई की अलग अलग खिड़कियों के बाहर थीं, जैसे उन्होंने मुझे हर तरफ से घेर लिया हो। लेकिन पांचवी जोड़ी रसोई के दरवाजे के पास, घर के अंदर खड़ी थी। वह साया मेरे और बाहर निकलने के रास्ते के बीच खड़ा था। वे आंखें अब सिर्फ उदास नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी उम्मीद और चमक थी, जैसे वे अब कुछ देख नहीं रही थी, बल्कि मुझे कुछ दिखाना चाह रही थी। मैंने अपना सारा डर समेटकर उनसे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कोई जवाब नहीं आया। बस उन 5 जोड़ी आंखों ने एक साथ पलकें झपकाई। और उस पल, एक बिजली की कौंध की तरह मेरे दिमाग में एक पुराना नक्शा उभरा। 1920 से भी पुराना, जिस पर हमारे खानदान का नाम लिखा था, रायजादा सेवा सदन। मेरे हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। मेरा उपनाम रायजादा है। क्या मेरा इस हवेली से रिश्ता सिर्फ एक वारिस का नहीं था? क्या ये आंखें मुझे पहचानती थी? जैसे ही मैं उस साए की ओर एक कदम बढ़ा, हवेली की बिजली एक तेज धमाके के साथ बंद हो गई। अंधेरे में अब सिर्फ वे 5 जोड़ी सफेद आंखें तैर रही थी। और तभी उस सबसे छोटी जोड़ी आंखों के नीचे से एक नन्हा हाथ निकला और उसने रसोई की मेज पर रखी एक पुरानी पीतल की चाबी की ओर इशारा किया। वही चाबी जो मुझे बेसमेंट के एक पुराने संदूक में मिली थी, और जिसे मैं आज तक किसी भी ताले में फिट नहीं कर पाया था। अंधेरे में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, जो सूखे पत्तों के रगड़ने जैसी थी। खोल इसे, खोल इसे। मुझे एहसास हुआ कि ये रूहें मेरा शिकार नहीं कर रही है। वे मुझे कहीं ले जा रही है। इस हवेली के उस हिस्से में जहां सूरज की रोशनी और समय की पहुंच सदियों से नहीं हुई थी। जहां चंदनपुर का वह काला सच छिपा था, जिसने शायद मेरे ही पूर्वजों के हाथों को खून से रंगा था। ये आंखें पहरेदार नहीं थी, ये गवाह थी। और अब वे चाहती थी कि मैं भी वह देखूं जो उन्होंने अपनी इन अदृश्य पलकों के पीछे सदियों से छिपा कर रखा था। चाबी को हाथ में लेते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा सफर अभी शुरू हुआ है। एक ऐसा सफर जिसका अंत शायद मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक होने वाला था। रसोई के ठंडे फर्श पर गिरी वह पीतल की चाबी अब मेरे हाथ में थी। बिजली जा चुकी थी और बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बादलों के गरजने के साथ जब बिजली कड़कती, तो खिड़कियों पर जमी वे 5 जोड़ी सफेद आंखें नीली रोशनी में नहा जाती। उनका घेरा अब छोटा होता जा रहा था। वह सबसे छोटी जोड़ी आंखें, जो जमीन से महज 3 फीट ऊपर थी, धीरे धीरे रसोई के दरवाजे से बाहर गलियारे की ओर बढ़ने लगी। वह साया मुझे इशारा कर रहा था। वह मुझे बेसमेंट यानी उस अंधेरे तहखाने की ओर ले जा रहा था जहां जाने की हिम्मत मैंने कभी नहीं की थी। जैसे जैसे मैं टॉर्च की कमजोर रोशनी में गलियारे से गुजरा, मुझे एक भयावह एहसास हुआ। अब सिर्फ 5 जोड़ी आंखें नहीं थीं। दीवारों के पीछे के झरोखों से, छत की लकड़ी की दरारों से और पुराने चित्रों के पीछे से दर्जनों सफेद आंखें झांकने लगी थीं।
ऐसा लग रहा था मानो पूरी हवेली ही आंखों से बनी हो। चंदनपुर की यह कोठी अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रही थी, यह एक जीवित, सांस लेता हुआ कब्रिस्तान बन चुकी थी। हर कदम पर मुझे किसी के रोने और सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो हवा के झोंकों के साथ मिलकर एक डरावना संगीत पैदा कर रही थी। तहखाने का भारी लकड़ी का दरवाजा, जिसे मैंने कई बार खोलने की कोशिश की थी और जो हमेशा बंद मिला था, आज अपने आप चरमराते हुए आधा खुला था। नीचे से आने वाली सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की गंध इतनी तेज थी कि मेरा जी मिचलाने लगा। सीढ़ियां उतरते समय मेरे जहन में एक विचार कौंधा। मेरे दादा ठाकुर गजेंद्र रायजादा, जिन्हें पूरा गांव एक न्यायप्रिय जमींदार समझता था, वे असल में क्या थे? वे इन सायों के रक्षक थे या इनके जेलर? तहखाने के सबसे अंधेरे कोने में, जहां दीवारों से पानी रिस रहा था, वह भारी पीतल का संदूक रखा था। जैसे ही मैंने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली, पूरे तहखाने में एक तीखी चीख गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि धातु के घिसने की थी। ताला खुलते ही संदूक का ढक्कन पीछे गिर गया। अंदर कोई सोना चांदी या खजाना नहीं था। अंदर थे छोटे छोटे इंसानी अवशेष, फटे पुराने कपड़े और पीले पड़ चुके कानूनी दस्तावेज। मैंने एक कागज उठाया। वह 1925 का एक अदालती हलफनामा था। उस पर मेरे दादा के हस्ताक्षर थे और ऊपर लिखा था, रायजादा सुधार गृह एवं अनाथालय। दस्तावेज के पन्ने पलटते ही मेरा गला सूख गया। मेरा परिवार, जिसका नाम मैं गर्व से लेता था, वे परोपकारी नहीं थे। 1920 के उस भीषण अकाल के दौरान मेरे पूर्वजों ने आसपास के गांवों के बेसहारा बच्चों, अपाहिजों और मानसिक रूप से बीमार लोगों को मदद के नाम पर यहां बुलाया था। लेकिन उन्हें यहां भोजन नहीं बल्कि कैद मिली। कागजों में लिखा था कि सुधार की प्रक्रिया के नाम पर उन मासूमों पर खौफनाक प्रयोग किए जाते थे। जो बच्चे भागने की कोशिश करते या विरोध करते, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली जाती थी, ताकि वे कभी इस अंधेरे तहखाने से बाहर का रास्ता न देख सके। उन्हें यही दीवारों के भीतर चुन दिया गया था, ताकि बाहर की दुनिया को रायजादा खानदान की पवित्रता और शान पर कोई दाग न दिखे। अचानक वे 5 जोड़ी आंखें मेरे बिल्कुल करीब आ गईं। टॉर्च की रोशनी उन सायों पर पड़ी और मैंने पहली बार उनके चेहरे देखे। वे चेहरे नहीं थे, वे सिर्फ सूखी हुई भूरी खाल और खाली कोट थे। उन सफेद चमकदार आंखों के पीछे कोई पुतली नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखें सचमुच निकाल ली गई थी। वह चमक उनके भीतर के प्रतिशोध और उस आखिरी तड़प की आग थी जो सदियों से ठंडी नहीं हुई थी। सबसे ऊंचा साया, शायद वह जो 6 फीट का था और जिसे मैं रक्षक समझ रहा था, उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां मेरी खाल में चुभ रही थी। उसने संदूक के नीचे से एक फटा हुआ पन्ना निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। वह मेरे दादा गजेंद्र रायजादा की एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। जब मैंने पन्ना पलटा तो पीछे सूखे हुए खून से लिखा था, कर्ज की अदायगी अभी बाकी है। मुझ पर मानो आसमान टूट पड़ा। ये रूहें मुझे सच दिखाने नहीं आई थी, वे अपना हिसाब बराबर करने आई थी। रायजादा परिवार के आखिरी वारिस से उन अनगिनत सालों का हिसाब मांगने आई थी, जो उन्होंने भूख, प्यास और अंतहीन अंधेरे में बिताए थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं था। मैं पागलों की तरह चिल्लाया और पीछे हटने लगा। तभी कमरे की सारी आंखें एक साथ बंद हुई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपनी ही नसों में दौड़ते खून की आवाज सुनाई देने लगी। फिर एक साथ वे हजारों आंखें खुली, लेकिन इस बार वे सफेद नहीं थी। वे जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी। तहखाने की दीवारें हिलने लगी, ईंटें खिसकी और उनके पीछे से नरकंकालों के अनगिनत हाथ बाहर आने लगे। वे हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे, मुझे अपनी ओर खींचने के लिए। मेरा पैर फिसला और मैं उसी भारी संदूक के अंदर जा गिरा। जैसे ही मैं गिरा, उन सायों ने मिलकर संदूक का भारी ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। बाहर से ताला लगने की आवाज आई। अंधेरा पूरी तरह से घना, डरावना अंधेरा, ठीक वैसा ही जैसा उन बच्चों ने महसूस किया होगा। मैंने संदूक को अंदर से पीटा, चीखा, चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, मुझे माफ कर दो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक धीमी सी सुरीली लोरी सुनाई देने लगी, जिसे वे सारी रूहें एक सुर में गा रही थी। वह लोरी जो मौत की नींद सुलाने के लिए गाई जाती थी। शेरों के भौंकने की आवाज बहुत दूर से आ रही थी, जैसे वह भी अब हार मान चुका हो।
मैंने अपने फोन की स्क्रीन जलाई ताकि आखिरी बार अपना चेहरा देख सकूं। लेकिन फोन के कैमरे में जो दिखा, उसने मेरा दम घोंट दिया। स्क्रीन पर मेरा चेहरा तो था, पर मेरी आंखों की जगह वही सफेद चमकदार रोशनी उभर रही थी। मेरी अपनी पलकें अब मेरे काबू में नहीं थी। वे अपने आप झपक रही थी, उन्हीं रूहों की लय में, उसी बदले की ताल पर। अगली सुबह चंदनपुर के लोगों ने हवेली का मुख्य दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ व्यवस्थित था। मेज पर चाय का आधा भरा प्याला रखा था, राघव का लैपटॉप खुला था, लेकिन राघव रायजादा का कहीं कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने हफ्तों तलाश की, पर वह हवा में गायब हो चुका था। आज भी चंदनपुर के लोग उस अंधेरी कोठी के पास से गुजरने से डरते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप शाम में हवेली की ऊपरी खिड़की की ओर देखें, तो आपको 6 जोड़ी सफेद आंखें दिखाई देंगी। 5 जोड़ी आंखें जो पहले से वहां थी, और एक नई जोड़ी जो बिल्कुल राघव रायजादा जैसी दिखती है। वह अब भागने की कोशिश नहीं करता। वह बस खिड़की के पास खड़ा रहता है और इंतजार करता है, किसी अगले रायजादा या किसी अनजान मुसाफिर का, जो उसकी आंखों के पीछे छिपे इस सदियों पुराने अंधेरे का हिस्सा बन सके। क्योंकि रायजादा हवेली में हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता।